बाद जब मैं मुझे यहाँ पे क्लासरूम में ये पता चला कि 720 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लग रहा कि मैं सेल्फ स्टडी से कर पाता। गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट में मैंने 3 साल मेहनत की, हर चीज़ के लिए मुझे तैयार किया गया और तभी मैंने पेपर में अच्छा किया। कहीं ना कहीं अगर हम क्लासरूम जो नोट्स मिल रहे हैं उसको हमने अच्छे से कर लिया, उसके बाद हमें यहाँ पे मॉड्यूल भी मिलते हैं, उन मॉड्यूल को भी अच्छे से करना होता है। और पेपर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा था, आजकल तो इस बार का पेपर काफ़ी जो एनसीईआरटी से बाहर भी चीज़ें कुछ आ गई, लेकिन अभी तक पेपर प्योर एनसीईआरटी से आ रहा था। तो अब जो फिजिक्स में जो हार्ड क्वेश्चन थे उनके भी कंसेप्ट कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के अराउंड ही थे, तो इसलिए सबसे पहले आप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद हमें यहाँ पर समर्थ के नाम से एक बुकलेट मिली थी, उसमें एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने उसको अच्छे से सोल्व किया। तो आप पहले अपने मॉड्यूल सोल्व करो, अपनी समर्थ सोल्व करो, और उसके बाद टाइम मिले तो एनसीईआरटी भी जरूर पढ़ो। बायो की एनसीईआरटी तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन जो बच्चे गलती करते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी जरूर पढ़ें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप बार बार करें। एक ही क्वेश्चन का सेट है तो उसको भी आप 2-3 बार करें। तो ओवरऑल आपका जो स्ट्रेटेजी क्या रहा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, सिलेबस को लेकर के आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, मॉक टेस्ट को लेकर स्ट्रेटेजी क्या रही, और आप जब एग्ज़ाम हॉल में गए उस टाइम पे आपने स्ट्रेस को कैसे मतलब हैंडल किया? बिल्कुल जी, देखिए एक कोट होता है इंग्लिश में, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। मैं मानता हूँ कोट गलत है। हार्ड वर्क की जगह वहाँ पे आएगा परसिवरेंस, क्योंकि हार्ड वर्क तो बच्चा एक दिन में भी कर सकता है, परसिवरेंस होता है जो लगातार किया जाता है। तो मेरा यही मानना था कि पढ़ना है लेकिन रोज़ पढ़ना है। ये नहीं कि दिन में 10 घंटे पढ़ लिया अगले दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। पढ़ूंगा तो रोज़ 8 घंटे पढ़ूंगा, 9 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन रोज़ पढ़ूंगा, उस लय को छोड़ूंगा नहीं। उसी के बलबूते पे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा मेरे साथ से रही। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि सिर्फ नोट्स करूं या सिर्फ थ्योरी पढूं। क्वेश्चन जब तक साथ में नहीं होंगे तब तक आपकी तैयारी पूरी भी नहीं होगी। तो जैसा कि आपको क्या लगता है कि बच्चों को आज के टाइम पे ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, ऑफलाइन लेनी चाहिए, और कोचिंग का कितना बड़ा रोल रहता है उनके सिलेक्शन में? क्या उन्हें सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए? देखिए, तो हर किसी बच्चे पे डिपेंड करता है। पहली बात, अगर आपके घर पे पढ़ने का इतना माहौल नहीं है तो आपको तो ऑफलाइन कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। मेरे घर पे क्या था, मेरी छोटी एक बहन है, 1 साल की भी नहीं हुई है, तो अगर मैं घर पे रहकर तैयारी करता तो मुझे पूरा विश्वास है तैयारी करने की वजह उसके साथ खेलता रहता पूरे साल, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए। बिल्कुल। तो मैंने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया वहाँ पे। मैंने प्लान बनाया कि नहीं, सीकर आके पढ़ेंगे, 1 साल करेंगे, बाद में उसके साथ। तो ऐसे हर बच्चे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर किसी का आपको जो सूट करे आप वो ही कीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी इन सब में देखिए, कोचिंग वगैरह का मैं तो मानता हूँ कि हिस्सेदारी होती है वो 30 to 40% होती है, बाकी बच्चे पे होते हैं। पढ़ने वाला बच्चा हर जगह पढ़ सकता है। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? आपने एक एग्जाम क्वालिफाई किया। सर स्ट्रेटेजी तो थी कि जितने भी प्रैक्टिस फील्ड होते मैंने सारे अटेम्प्ट करे थे। यहाँ पे दिन में 3 पेपर लगते थे, 3-3 घंटे के, वो भी मैंने सारे फुल कंसंट्रेशन के साथ में अटेम्प्ट किए थे। उससे क्या हुआ कि हर पेपर से नया कॉन्सेप्ट बना, तो उससे मेरे बहुत से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए और वो फाइनल में काम आए। तो आपने मॉक वगैरह दिए थे, मॉक टेस्ट वगैरह? हाँ, मॉक टेस्ट 100 के ऊपर दे दिए थे लास्ट के 3-4 महीनों में। 100 के ऊपर 3-4 और पूरे साल में? इसका तो काउंटिंग नहीं है, पर 300 से ऊपर ही होंगे। तो मॉक टेस्ट का कुछ होता है असर आपके एग्जाम के लिए? हाँ, क्योंकि अभी जब टीचर पढ़ाते हैं तो अपने को पता नहीं चलता कौन सा कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो जैसे आप क्वेश्चन देते हो पेपर में, उससे हिसाब से स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, आप अटक गया तो आपको पता चल गया ये मेरा वीक है, इस पर फोकस करना पड़ेगा मुझे। और इस बार नीट पे वही पता चला, क्योंकि इस बार क्वेश्चन 5-5, 6 चलेंगे, बड़े आए, तो मॉक में भी ऐसे क्वेश्चन आते तो फायदा हुआ उसका। स्टार्टिंग से ही था कि डॉक्टर बनना है या कुछ और भी बनना था? घर वालों ने कहा कि चलो डॉक्टर बन जाओ? नहीं, मेरा स्टार्टिंग से था कि डॉक्टर बनूंगा। मैंने पापा को बोला, पापा मैं 11th में बायोलॉजी लूंगा, तो पापा ने कहा ठीक है बायोलॉजी ले ले तू। तो इनकी डिसीजन में लेता था, पापा मेरे डिसीजन को सपोर्ट करते थे हमेशा। अरे, सपोर्ट किया स्टार्टिंग? हाँ, मैंने स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है। क्या मोटिव था? सर मोटिव तो 10th के बाद में कंफ्यूज था, बायो लेनी है या मैथ्स। तो फिर लास्ट में देखा कि डॉक्टर एक अच्छा प्रोफेशन है, डॉक्टर बनना, और उसमें अच्छा भी लगता था थोड़ा कि हाँ आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, तो इस फील्ड में आया। स्ट्रेटेजी तो बस यही रही कि मैं अपनी मम्मी के साथ रहता था रेंट लेके, तो मैं जब भी उठता था तो सबसे पहले उनका ही चेहरा दिखता था। तो हर रोज़ सुबह वही मोटिवेशन रहता था कि बस जो करना है इनके लिए ही करना है। मेरी मम्मी बीमार बहुत रहती थी, तो उन्होंने मेरे को एक बार बीमारी में बोला था तू डॉक्टर बन जा, अच्छा मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैं उन्हीं के लिए बना, जो भी कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हैं, घर वालों को प्राउड फील हो रहा है यार, वही चाहिए और क्या चाहिए। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? सर जैसा इनके घर वालों को लग रहा है हम भाई हैं हम तो। दोनों भाई हो? अरे दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो? दोनों सगे भाई है सर।
एक चीज़ और है, दोनों सगे सगे भाई हैं जिनका नीट में इस बार सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट टाइम था आपका? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था, 12th के साथ था। अच्छा, तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? फैमिली में कोई डॉक्टर्स थे या नहीं, ऐसे आसपास के गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। कोई भी डॉक्टर नहीं है? तो कोई हमारे गांव में तो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है वैसे। मॉक्स वगैरह दे दिए थे? मॉक्स बहुत दिए थे सर। अच्छा, कितने मॉक्स दिए होंगे? लगभग 120-180 हो चुके पूरे एक साल में? 2 साल। 2 साल में अराउंड। तो मॉक्स का कितना रोल रहा आपकी स्ट्रेटेजी में, आप तैयारी में ओवरऑल? बहुत ज़्यादा रोल रहा, क्योंकि मॉक्स स्टार्टिंग में तो मतलब 2 वीक्स बाद में चलते थे, फोर्टनाइटली चलते थे। तो उनसे तो अपन गलतियों का पता लगाते थे, जो मिस्टेक कॉपी होती थी वो बना के, फिर उनसे जो क्वेश्चन हमारे गलत होते थे या कंसेप्ट जो वीक था वो कर लेते थे। लास्ट में जब रिवीजन वाले टाइम था तब हमारे दिन में 3-3 मॉक टेस्ट चलते थे। तब मेरा क्या शेड्यूल था कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ तो मतलब तैयारी अच्छी हो चुकी थी, फुल सिलेबस के टेस्ट चलते थे। तब जो टॉपिक मुझे नहीं आता ऑप्शन में, मतलब जैसे एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन जिस चैप्टर का, उस चैप्टर का मतलब अगर मुझे उसमें कोई भी डाउट है तो मैं उसको पेपर के पीछे लिख लेता था उसी टाइम पे। तो एनालाइज करते थे आप? एनालाइज पेपर वाले टाइम पे करता था। उसके बाद में जब पेपर ओवर हो जाता था मैं उसको मैच करता था आंसर की से, फिर जो स्कोर रहता था मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। जो पीछे मेरी लिस्ट बनी रहती थी चैप्टर्स की उनको मैं धीरे धीरे काटता रहता था। 2 घंटे 3 घंटे उसमें लग जाते थे और वो मेरा मतलब दिन में 3 टेस्ट होते थे, तीनों उसी में टाइम जाता था। मतलब ये मॉक टेस्ट आपने अच्छे खासे दिए हैं, पर आपने एनालाइज काफ़ी ज़्यादा किया है ना? उनसे बहुत फ़ायदा। ये बताइए कि इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे गए थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, उस टाइम पे क्योंकि स्ट्रेस तो होता ही होता है बच्चों को, स्ट्रेस को कैसे आपने कंट्रोल किया, मैनेज किया? स्ट्रेस तो खैर इतना नहीं हुआ, हंसते रहो स्ट्रेस नहीं आता। हंसते रहो स्ट्रेस नहीं आता? स्ट्रेस नहीं आता। क्या खा के गए थे? दही खा के गए थे? खा के तो सुबह जल्दी खा के गए थे। और उधर बच्चे मिलते हैं, बहुत मजाक भी करते रहते हैं। उधर बायोमेट्रिक्स होता है, किसी का नहीं लगता थंब, किसी का फिंगर नहीं लगते, तो हंसी मजाक चलते रहता है। इस बार जो भी एग्जाम दिया बच्चों ने, तो आपका डेली रूटीन क्या था? आपने एग्जाम क्रैक किया? मेरा डेली रूटीन ये था कि मैं यहाँ पे प्रिंस हॉस्टल में था, तो 6 बजे सुबह 6 बजे से हमारा स्टडी रूम रहता था, तो 5 बजे वार्डन हमें जगा देते थे। डंडे डंडे नहीं पर उठ जाते थे हम। और फिर नहा धो के इधर हम आ जाते थे लगभग सुबह 6 बजे। 6 बजे के बाद में हमारे 7:30 तक सेल्फ स्टडी रहती, फिर हमारा होता ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक होता, फिर आधे घंटे का वो ब्रेक होता था। उसके बाद में हमारी 12 बजे तक सेल्फ स्टडी रहती थी, फिर 2 घंटे का लंच ब्रेक, और उसमें जो भी दोपहर में रेस्ट वगैरह हो गया वो करके फिर हमें 2-2:30 बजे तक वापस आना होता था। फिर शाम को 7 बजे तक वापस यहाँ पे, और फिर उसके बाद में रात को 9 बजे से वापस सेल्फ स्टडी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? लगभग एफिशिएंट बोलूँ तो एफिशिएंट 7-8 घंटे एफिशिएंट। 7 घंटे? अच्छा, कोई बच्चा अगर 12-13 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो घंटे इंपॉर्टेंट रखते हैं या घंटे नहीं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एफिशिएंट कितना पढ़ पा रहे हैं, जैसे आप बुक खोल के बैठे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप एफिशिएंट स्टडी कितनी कर पा रहे हो वो मैटर करती है। सोशल मीडिया कट गए थे या फिर यूज कर रहे थे? अभी तक आदत ही नहीं है। आदत ही नहीं है? आज फ़ोन खरीदूंगा जी। यहाँ हॉस्टल में आने के बाद में तो बंद ही था सर, सब बंद था। हाँ, बिल्कुल यूज ही नहीं किया कुछ भी? यहाँ पे यूज कर ही नहीं सकते। ऐसा ही, वो तो छोटे वाले मोबाइल देते हैं ना, कीपैड वाले मोबाइल जो होते हैं, कार्ड बना होता है, कार्ड बना होता है, उसी से आप बात कर पाते हैं घर पे। अच्छा, इसके अलावा आप सोशल मीडिया से कटे हुए थे या फिर? हॉस्टल था सर। हाँ, हॉस्टल था, मोबाइल अलाउड ही नहीं था। बिल्कुल मोबाइल अलाउड नहीं था ना सर। एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल सर, केमिस्ट्री और बायो में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, बायोलॉजी को किस तरीके से आपने डील किया था? बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिक कैसे बनाई? मैंने तो एनसीईआरटी को प्रीफर कराया है बायोलॉजी के लिए। तो एनसीईआरटी के बाहर जैसे ज़्यादा नहीं पढ़ता था मैं, टीचर्स के नोट्स भी 1-2 बार पढ़े मैंने, वैसे ज़्यादा नहीं पढ़े। और जो अगर कोई पेपर आ रहा है, जैसे अपने मॉक टेस्ट हो रहे तो उनमें कोई बाहर से आता था तो वो मैं एक बार देख लेता था, और ज़्यादा बाहर से मैंने बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा।